अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। आजकल हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने शटिका, अर्कुन्नसा, L4, L5 और L5S1 डिस्क बल के पेशेंट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इनमें भी यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा कैटेगरी आ रही है हमारे पास। तो रिगार्डिंग दैट मैं चाह रहा था कि आप लोगों को गाइडेंस दूं इसके ऊपर कि आप घर बैठे हुए इस बीमारी के बारे में समझ लें, इसकी मिसकंसेप्शंस के बारे में समझ लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप इस चार्ट की तरफ देखें तो ये आपका लंबर लोअर बैक रीजन है जिसमें आपके वर्टेब्रास हैं जिनको आप मोरे बोलते हैं। हर दो मोरों के बीच में एक डिस्क है जो एज ए शॉक एब्जॉर्बर कुशन का काम कर रही होती है। तो जब भी किसी वजन उठाने की वजह से, झटका लगने की वजह से आपकी डिस्क स्लिप करती है तो उसके रिजल्ट में इसकी बैक साइड पे जब आपकी नर्व गुजर रही है जिसको आप शटिका या S1 नर्व बोलते हैं, उसको वो प्रेस कर लेती है, दबा लेती है। अब लोगों के इधर मिसकंसेप्शन होती है जी हमें मोरों का मसला हो गया, हमारा गोश्त बीच में आ गया। ये ऐसा कुछ नहीं है, मोरे हड्डी को कुछ नहीं हुआ। आपकी जो हर दो मोरों के बीच में जो डिस्क है एट द लेवल ऑफ L4, L5 और L5S1, उसके बीच में जो डिस्क है वो टीयर की या तो फटी है या स्लिप कर गई है झटका लगने की वजह से, वजन उठाने की वजह से। उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में आपकी जो पीछे शटिका नर्व, S1 नर्व पड़ी हुई है वो दब गई है। अब नॉर्मली शटिका जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है 70 to 80% एक ही टांग में आती है। बहुत ज्यादा कोई छत से गिर जाए, खुदा न खास्ता गाड़ी हिट कर जाए, तो तब सेंट्रली डिस्क बल जो होती है तो उसमें चांसेस होते हैं दोनों साइडों पे आने के। नॉर्मली शटिका एक ही टांग में आ रही होती है। अब जब भी आपको ये डिस्क स्लिप होगी तो उसके रिजल्ट में आपकी कुछ बॉडी सिम्टम्स देगी। अब वो सिम्टम्स क्या आते हैं? एट द लेवल ऑफ L4, L5 आपको कमर दर्द आएगी, शटिका के सिम्टम्स आ सकते हैं, यूरिन बार बार आ सकता है। एट द लेवल ऑफ L5S1 आपको टांग में दर्द जा सकती है, टांग सुन्न हो सकती है, टखनों के करीब सोजन आ सकती है, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन के इश्यूज आ सकते हैं। इनमें से कोई एक इशू आ जाए या सारे इश्यूज आ जाए, आप शटिका की ही कैटेगरी में रहेंगे। तो व्यूअर्स, अब जिस किसी को भी स्लिप डिस्क हो गई है, शटिका हो गई है, अर्कुन्नसा हो गई है, बैक में दर्द है, टांग में दर्द पूरी ट्रेवल कर रही है, अब उस पेशेंट को हम दो स्टेज पे डिवाइड करेंगे। एक उसका स्टेज है जिसको हम अक्यूट स्टेज बोलते हैं, एक स्टेज है जिसको हम क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं। अब अक्यूट स्टेज से मेरी मुराद ये है आपकी जिस दिन भी डिस्क बल्ज हुई, दर्द निकली है उससे 3 हफ्ते, और क्रॉनिक स्टेज है कि आपको 1 महीना गुजर गया है दर्द हुए जब डिस्क बल्ज हुई थी। तो चलते हैं अपने अक्यूट स्टेज की तरफ। अब अक्यूट स्टेज में पेशेंट जो सिम्टम्स फील कर रहा होता है उसमें सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं कि आपको खांसने में, छींकने में भी पेन आ रही होती है। तो उस केस में हम पेशेंट्स को जो एहतियात बताते हैं, आपने लंबर सपोर्ट बेल्ट बांधनी है ताकि आपकी मसल की जो इंस्टेबिलिटी नहीं है वो आपको कोर को स्ट्रांग रख सके, सेफ रख सके, मजीद कोई झटका लगने की वजह से आपकी डिस्क मजीद बाहर की तरफ स्लिप ना करे या फट के मजीद मटीरियल बाहर जाके आपकी नस को ना दबा ले। सेकेंड चीज जो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखी गई है कि आपके जो ये पहले 3 हफ्ते हैं जिसको हम अक्यूट फेज बोल रहे हैं, इसमें भी जो पहले 5-6 दिन हैं वो आपका बेड रेस्ट पीरियड होगा। अब उस बेड रेस्ट पीरियड में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने रिश्तेदार हैं, वो समझते हैं जी कि ये तो बीमार हुआ है, इसको खिलाओ पिलाओ, दूध छोड़े दो। इस चीज से आपने अवॉइड करना है। आपके जो पहले 5-6 दिन हैं वो आपका बेड रेस्ट पीरियड है, उसमें आप जितनी प्यास लगे सिर्फ लिमिटेड उतना ही पानी पिएं, जितनी आपको हल्की फुल्की सी ग़िज़ा जो खिचड़ी है वो आप खाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप खाएंगे पिएंगे उतना ज्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा और उतना ही उठेंगे फिर आके लेटेंगे, तो उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन, दर्द में मजीद इजाफा होगा। तो जितनी लिमिटेड रखना है हमने अपने आप को ये पहले 5-6 दिन। फिर आता है कि आफ्टर 5 to 6 डेज आप चलने फिरने तो के काबिल हो जाएंगे अगर आप किसी प्रॉपर कायरो से अपनी एडजस्टमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं और फॉलो अप डॉक्टर से ले रहे हैं, तो आप आफ्टर 1 वीक इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन जो है, हल्का फुल्का चलना, चहलकदमी, प्रिकॉशंस बेल्ट वाली तो रहेगी, घर से बाहर निकलते वक्त लंबर सपोर्ट बेल्ट लाजमी पहनेंगे, आपने इस चीज का ख्याल करना है। फिर आता है कि आपको जो पहले अक्यूट स्टेज चल रहा है इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए।
ना लूज मोशन लगने चाहिए ना कॉन्स्टिपेशन होनी चाहिए, क्योंकि लूज मोशन लगेंगे उतना भागेंगे, कमजोरी आएगी, और जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से, जो कब्ज है उसकी वजह से आपका जोर लगेगा, क्योंकि मोशन पास नहीं हो रहा होगा। जितना प्रेशर डालेंगे वो प्रेशर जो है आपकी लंबर के ऊपर जो डिस्क है वो मजीद फटने का, स्लिप होने का खतरा हो जाएगा हमें। तो उस स्टेज को आपने लिमिटेड, अपने जो एक्यूट फेज है खाने का लिमिटेड ध्यान रखना है, और उसमें आप कोई खट्टी चीजें मत खाएं, शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा कम रखें। अब इस पे मैं डिटेल वीडियो एक आ जाएगी कि जिसके ऊपर आपकी डिस्क बल्ज के ऊपर कि उसमें खाना क्या खाना चाहिए। अक्सर मेरा इनबॉक्स भरा होता है मैसेजेस से कि जी आप ट्रीटमेंट के बारे में तो बहुत बता रहे होते हैं, हमें खाने के बारे में बताइए डिस्क बल्ज पे। मैं वो डिटेल वीडियो एक दे दूंगा इसके ऊपर। अब चलते हैं हम अपने जो आफ्टर 1 मंथ कि हमारा क्रॉनिक स्टेज जो आ चुका। अब क्रॉनिक स्टेज के ऊपर पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो सीढ़ियां भी चढ़ रहा है हल्की फुल्की, अपने ऑफिस भी जा रहा है, नॉर्मल रूटीन के काम भी शुरू हो गए, ड्राइविंग भी शुरू हो गई है। बट इसमें जो सबसे ज्यादा जिस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है वो आप लोगों ने आगे झुक के कोई वजन नहीं उठाना। कम से कम पहले जो 3 महीने हैं आपने प्रिकॉशंस ये लाजमी लेनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, नमाज पढ़ सकते हैं आप, उसमें कोई नहीं इशू होगा आपको आफ्टर 1 मंथ। अगर फिर भी अगर बैक एक हो रही है आप तो अवॉइड कर सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, बट वो आप अपने कायरो डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, वो आपको फिजिकल एग्जामिन करेगा इस बारे में। फिर आपने आगे झुक के वजन बिल्कुल नहीं उठाना, इस चीज को अवॉइड। कोई बच्चा भी घर में है तो आप आगे से झुक के वजन नहीं उठाएंगे। और सेकंड स्टेप आता है आपने हाइपर फ्लेक्शन नहीं होने देनी। अब हाइपर फ्लेक्शन का मतलब है कि आपका हिप लेवल नी लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, आपके जो चूलों का लेवल है आपके घुटनों से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब वो किन जगहों पे होगा? आपके घर के जो सोफे हैं, जो फोमी, जो धसे हुए सोफे होते हैं, उनमें आपकी हिप नीचे चली जाएगी और घुटने ऊपर उठ जाएंगे, लंबर पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा लोअर बैक के ऊपर। पीढ़ी है, आपका मूड़ा है, आपकी चारपाई है, इनको आपने अवॉइड करना है। और फिर आप ही गाड़ी की पिछली सीटें, क्योंकि उसमें भी आपकी हिप लेवल नीचे चला जाता है। साथ साथ आपने नीचे जो चौंकड़ी मार के, हम लोग अमूमन बैठ के खाना भी खाते हैं, आपने चौंकड़ी मार के, आलती मार के क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी। ये 3 महीने आपने एहतियात रखनी है। तो ये व्यूज मेजर कुछ स्टेप्स थे जिनको आप फॉलो करेंगे। अब इस दोनों कैटेगरीज में, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो आपकी हैं विटामिन्स। और उन विटामिन्स में सबसे ज्यादा जिन चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे वो आपका विटामिन डी, वो आपका विटामिन B12 और आपका कैल्शियम। ये 3 टेस्ट आपके फिल फॉर हो जाने चाहिए जैसे ही आपको कोई कमर दर्द या कोई टांग में दर्द आप फील कर रहे हैं। और इनमें आपका डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके वो आपको बूस्टर डोज देगा एकदम, जितनी इसकी के अंदर कमी आई होगी, और इसको आपने हर साल मेंटेन करना है। ये वो मेजर स्टेप्स थे। और अब जिन किसी को भी डिस्क बल्ज, शर्टिका, गर्दन के, जैसे गर्दन से हाथों में पेन ट्रेवल कर रही है, नमनेस आ रही है, टांगों में पेन ट्रेवल कर रही है, शर्टिका अर्कुनिसा हो गया, उसमें हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी आपकी नर्व कंप्रेशन को रिलीज करते हैं और हेल्दी स्पाइन को रिस्टोर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए कायरोप्रैक्टर असद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।